हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने टाइम ऑफ सप्लाई में आगे की बात करेंगे. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 14 बिकॉज टिल लास्ट सेशन वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 13. और आज के सेशन में जो मेन एम्फेसाइज करेंगे, हम लोग जो मेन फोकस करेंगे, दैट इज़ ऑल अबाउट योर सप्लाई रिलेटेड टू सर्विसेज. तो टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू सर्विसेज, उम्मीद करते हैं जितना भी आज तक आपको बताया गया है वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं और थ्योरी आप करके यहाँ पर बैठे हैं. ये मानते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं. हेलो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस. मीन्स जितने भी केसेस हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. कहता है डेट ऑफ सर्विस. ओके, दिस इज गिवन 10th ऑफ नवंबर. डेट ऑफ इनवॉइस 30 नवंबर. पहली चीज़ ये बताओ, क्या विद इन 30 डेज हमारा इनवॉइस इशू हो गया? आप कहेंगे यस सर. 10th ऑफ नवंबर से 30th नवंबर, इट मीन्स विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस द इनवॉइस वॉज इशूड. इट मीन्स दिस डेट इज रेलिवेंट फर्स्ट because the invoice was issued within time. And the date of payment is 15th December. Now it has no any use. इन दोनों डेट्स में जो पहले होगा दैट वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. यस और नो? यस सर. तो क्या आएगा? 30th नवंबर. 30th नवंबर. नेक्स्ट कहता है 10 नवंबर और 30 नवंबर. तो क्या विद इन 30 डेज है? हाँ, ये बेकार है, ये मेरे लिए रेलिवेंट है. इन द सेम वे डेट ऑफ पेमेंट है 15th नवंबर. ओके, पेमेंट इज बिफोर देन योर डेट ऑफ इनवॉइस. और आपको सर्विस के केस में मैंने ये बताया था एडवांस पर जीएसटी लग जाता है, गुड्स के केस में नहीं लगता. तो यहाँ पर आपका क्या है? 15th नवंबर एडवांस पर हमारा टैक्स लग जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, 10th ऑफ नवंबर 30th नवंबर. तो ये मेरे लिए बेकार है, विद इन 30 डेज है. तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कहता है फर्स्ट पार्ट हमको 15 नवंबर को मिल गया, तो हमें पहले मिल गया, और बाकी बैलेंस पार्ट हमको 10 दिसंबर को मिला है. तो फर्स्ट पार्ट जो पहले मिला है उसके लिए आंसर है 15th नवंबर, और जो सेकंड पार्ट हमें मिला है देरी से 10 दिसंबर को, तो 30 नवंबर. ये और ये इन दोनों में से जो पहले हो तो आ जाएगा आपका 30th नवंबर. तो दो टाइम ऑफ सप्लाईज आ गई, 15th नवंबर एंड 30th नवंबर. 15th नवंबर तो हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि जो हमारा 15 नवंबर है वो हमारा एडवांस है, और एडवांस के बेसिस पर हमारा जीएसटी जाता है. सर्विसेज के केस में ये मालूम है. तो 15th नवंबर ऑन द बेसिस ऑफ द एडवांस. वाइल ऑन द अदर साइड हमारे पास दो डेट्स आ गई. एक तो सेकेंड अमाउंट मिला है 10 दिसंबर, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है 30th नवंबर. तो 30th नवंबर इज आवर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नवंबर 30th नवंबर, विद इन 30 डेज है. यस, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पार्ट 6th नवंबर, तो हमारा 6th नवंबर ये एडवांस के बेसिस पर, और दूसरा अमाउंट भी हमें पहले ही मिल गया बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. तो हमारे लिए यही डेट आ जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई के लिए. होप सो यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. 10 नवंबर एंड 30th नवंबर तो हमारे लिए बेकार है, ये हमारे लिए काम का है, विद इन 30 डेज. 6th नवंबर हमारा फर्स्ट पार्ट पहले ही मिल गया, तो ये आंसर होगा टाइम ऑफ सप्लाई. While in the case of the second one installment is also we are getting before the date of issue of invoice. It means this second installment is equally important. तो 16th नवंबर. कोई दिक्कत नहीं सर. अच्छा, 10 नवंबर और 12 दिसंबर, ओ एक महीने से ज़्यादा लग गया, तो हमारे लिए ये एक डेट बेकार है. हमारे लिए डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस इम्पॉर्टेंट है. पैसा कब मिला है? अगले साल मिला है, मिलने दो. हमारे लिए तो पता चल गया ना, दोनों में से जो पहले हो. 10th ऑफ नवंबर. अच्छा,
10 नवंबर 12 दिसंबर 30 दिन के बाद है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट हमको पहले मिल गया 5 नवंबर, तो हमारे लिए इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी 5 नवंबर। और सेकेंड पार्ट 25 दिसंबर को मिल रहा है, जबकि हमने इनवॉइस कब लिख दिया था 10 नवंबर, तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा 10 नवंबर। बल्ले बल्ले। अच्छा, 10 नवंबर 22 दिसंबर हटा दो, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और 12 दिसंबर, ठीक है, डेट ऑफ विच एवर इज अर्लियर, तो 10 नवंबर। नाउ दिस वॉज द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है। एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि हमने एक कन्वेंशन हॉल बुक किया 15 लाख रुपए में, जिसका मैंने, अच्छा ये है 1,01,000, 1,01,000 हमने एडवांस दे दिया। तो जब एडवांस देते हैं सर्विस के केस में, तो वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है। तो 25 जुलाई के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। ओके, 10 नवंबर को इवेंट कंडक्ट हो गया, पेमेंट हमें बाद में मिल रहा है, मिलने दो, इनवॉइस बाद में मिलने दो। जब आप इवेंट कंडक्ट कर लेते हैं और ज़रा देखें 30 दिन के अंदर इनवॉइस लिखा गया क्या? नहीं सर, इनवॉइस 30 दिन के अंदर नहीं लिखा गया। इसका मतलब डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस ही हमारा आंसर होगा। बात ख़त्म, क्योंकि बाकी पैसा तो हमें बाद में ही मिल रहा है। बिल्कुल आसान है भाई। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इफ इनवॉइस इज इशूड इज विद इन टाइम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। The second one is date of payment, whichever is earlier. If invoice is not issued within 30 days, then the date of provision of service as well as your date of payment, whichever is earlier. That's it. हाँ या ना? हाँ सर। Question number 16. Raju Private Limited receives the order and advance payment of 5th of January for carrying out an architectural design job. It delivers the design. Okay. Advance कब मिल गया? तो हमारे लिए डेट ऑफ एडवांस दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 जनवरी, बोलो। और 23 अप्रैल को डेट ऑफ सर्विस है, उसने हैंडओवर कर दिया काम, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना करके 23 अप्रैल को दे दिया। अच्छा, नो इनवॉइस इज इशूड, ख़त्म करो 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस इशूड नहीं है। पैसा कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज नो एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू अस। अब बताओ, अच्छा डेट ऑफ एडवांस, एडवांस तो हमको पहले ही मिल चुका है, पैसा तो मिला है ना, ये कैसे कह सकते हैं पैसा नहीं मिला? तो हमारा ये डेट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनवरी और अप्रैल में जो पहले हो। देखिए ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे आंसर अगर किसी में दिया हुआ है तो वो आपके लिए अच्छी बात है, आप लोग चेक कर सकते हैं। कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड engaged in the service of a transporter for road transport of a consignment on 17th June. Okay, and made advance payment for the transport of the same 17th June. However, the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory and instead was sent on 20th July. Okay, तो डेट ऑफ सर्विस है 20th जुलाई, इनवॉइस वॉज रिसिव्ड, डेट ऑफ इनवॉइस है 22nd ऑफ जुलाई। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट है 17th जून। हाँ या ना? अब कहता है आप टाइम ऑफ सप्लाई बताओ ट्रांसपोर्टर की सर्विस का। तो ट्रांसपोर्टर की सर्विस नॉर्मली यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं, टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस से, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर नहीं, हम ये मानकर चल रहे हैं, सपोज एज्यूम। तो अगर ये फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर नहीं है, रिवर्स चार्ज बेसिस पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए रिवर्स चार्ज बेसिस में इनवॉइस की डेट से 60 डेज ऐड कर लेते हैं। यस सर, तो इनवॉइस की डेट में आप 60 डेज ऐड कर लो और डेट ऑफ पेमेंट जो दोनों में से पहले हो।
अरे जब हमें जून में ही पेमेंट मिल गया था तो आगे का कैलकुलेशन मेरे लिए किसी काम का नहीं है, आगे का कैलकुलेशन मेरे लिए किसी काम का नहीं है। दिस इज़ योर टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि जून हमारा वैसे ही पहले है और इनवॉइस तो वैसे भी बाद में है, तो उसमें और 60 दिन ऐड करोगे तो वो तो और आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ही बेमानी है, बेईमानी नहीं, बेमानी है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट TOS इन अ केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर मंथली पेमेंट अप टू, कहता है 30 नवंबर है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये है, ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट है, एंड रेट रिसिट ऑफ पेमेंट है। हमें ये मालूम है जब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, गुड्स नहीं सर्विस होता है, तो 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई कर रखी हो। लेकिन इस केस में कहता है कि जब ड्यू डेट होती है, एक चीज़ याद रखनी है, ड्यू डेट के पहले अगर इनवॉइस इशू हो गया तो इनवॉइस की डेट, जैसा इस क्वेश्चन में दिया है केस नंबर 1 में, ड्यू डेट के पहले सामने वाले को हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन ड्यू डेट जब हर महीने भाई पैसा उससे ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, तो जिस दिन हमको उससे पैसा लेना है उसके जस्ट उस दिन या उसके पहले अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दी, देन दैट डेट इज रेलिवेंट। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट, तो उस केस में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेईमानी है, बेईमानी नहीं है। इन दोनों में से जो पहले हो, तो 7 और 20 दिसंबर में जो पहले हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा 7 दिसंबर। दूसरा केस देखते हैं। अरे 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 अरे, ये आपका डेट ऑफ ड्यू डेट और ये डेट ऑफ इनवॉइस है, ये डेट ऑफ सर्विस है और ये डेट ऑफ पेमेंट है। ऊपर यही लिखा था, हमने कॉलम को दोबारा रिपीट कर दिया। 15 जनवरी के पहले है क्या डेट ऑफ इनवॉइस? नहीं है ना, नहीं है ना। सर्विस के केस में आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा ड्यू डेट के पहले इनवॉइस लिखा गया तो ठीक, नहीं तो हमारे लिए ये बेकार है। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट 31 दिसंबर है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यस और नो? यस सर, नॉर्मल प्रोविजन पर। और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 31 दिसंबर। दैट्स इट। अच्छा, फिर कहता है 31 जनवरी है। अच्छा, पहले तो ये देख लो 15 फरवरी बोथ आर ओके, किसी एक को पिक कर लो, इसको पिक करने की ज़रूरत अब नहीं है। अच्छा, 11 फरवरी या 15 फरवरी? सर 11 फरवरी एडवांस बेसिस पर आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अच्छा, एडवांस तो वैसे भी नहीं है, सर्विस दे चुके हैं, तो डेट ऑफ पेमेंट 11 फरवरी इज ओके। क्वेश्चन नंबर 19, an order is placed on Ram and Company on 18th of August. Order is placed for supply of consignment of customized shoes. Ram and Company gets the consignment ready and informs the customer and issue an invoice on 2nd of December. तो date of invoice है 2nd of December। ध्यान और कान खोल करके सुन लें, ढंग से सुन लें। अगर ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो इधर भटको कि ये गुड्स से रिलेटेड आ गए, वापस हम लोग वहीं चहुप गए जहां हम लोग लास्ट सेशन तक थे, यानी ये सर्विस से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। तो अगर सर्विस से रिलेटेड टॉपिक नहीं है तो गुड्स के रिमूवल के या उस दिन या उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, नॉर्मल। तो कहा गया द कस्टमर कलेक्ट द कंसाइनमेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस ऑन 7 दिसंबर, यहाँ डेट ऑफ डिलीवरी है 7 दिसंबर। ओके, ऑर्डर कब दिया गया उससे मतलब नहीं है। इनवॉइस 2 दिसंबर है, ये 7 दिसंबर हो गया, और उसी दिन डेट ऑफ पेमेंट भी है 7 दिसंबर, और बैंक में आ रहा है 8 दिसंबर। तो डेट ऑफ पेमेंट जो जिस दिन हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं और जब बैंक में आता है, दोनों में से जो पहले हो, तो हमारा 7 दिसंबर वैसे ही लिख दिया, तो ये हमारे लिए डेट वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बताओ, डेट ऑफ डिलीवरी को रिलेट करता है ना? ना। अच्छा, 2 दिसंबर को इनवॉइस है, हाँ, क्योंकि उसके पहले ही है, और 7 दिसंबर, जो दोनों में से पहले हो, तो 2 दिसंबर। दिस इज योर आंसर। सिंपल है, एक बार कहानी अगर वो क्लियर है, जो हमने आपको 50 बार बताई और कई क्वेश्चंस क्लियर किए हैं हम लोगों ने, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं तो प्रीवी हम आपको हर एक क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कशन करवाएं। जहाँ दिक्कत होगी वो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विस ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, सर्विस
इन वन केस इट टेस्टेड अ बैच ऑफ डिवाइस ऑन 4th and 5th September, 2 दिन सर्विस दी गई है, तो डेट ऑफ सर्विस हम मान लेंगे 5th September। क्लियर, 2 दिन है तो लास्ट डेट। और डेट ऑफ इनवॉइस है 19th November। ओके, सम डिस्प्यूट अबाउट द, क्योंकि देर इसलिए लगी क्योंकि कुछ डिस्प्यूट हो गया और पेमेंट किया गया दिसंबर में, डेट ऑफ पेमेंट है दिसंबर। हमें ये बताओ सितंबर से 30 डेज के अंदर क्या इनवॉइस इशू हुआ, पेमेंट भी बाद में है, तो हमारे लिए तो सीधे सीधे ये डेट है ना टाइम ऑफ सप्लाई। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस नहीं है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है ना। द आंसर इज 5th September। चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21, मेसर्स वंडर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड बस चेसिस फ्रॉम मेसर्स कृषि मोटर्स लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 90 lakhs ऑन 1st October। ओके, वंडर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड सेंट द बस चेसिस फॉर बॉडी बिल्डिंग टू मेसर्स भागवंत फैब्रिकेटर्स एंड पेड इन एडवांस द टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 lakhs। तो 15 अक्टूबर को इसने पूरा पेमेंट कर दिया है 25 लाख का, और वो भी एडवांस। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। भागवंत फैब्रिकेटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी इन्फॉर्म मेसर्स वंडर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन वर्क डन ऑन 5th November। मेसर्स वंडर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड विजिटेड द वर्कशॉप 8 नवंबर एंड कन्फर्म। तो 8 नवंबर को कन्फर्म हो गया कि हाँ जो आपने बनाया है दैट इज डन and confirm that the bus body was in accordance with the terms of agreement. What is the last date for issuing? जरा ढंग से देखो कि सर्विस का केस है, मैं फिर से एक बार पढ़ लूँ, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, मोबाइल बज रही है। कहता है मेसर्स वंडर लिमिटेड परचेज अ चेसिस, बस चेसिस, ठीक है। उसके बाद ये चला जाता है भागवंत के पास और उसको पेमेंट दे देता है एडवांस में 15th अक्टूबर को। 15th अक्टूबर को मेसर्स भागवंत फैब्रिकेटर काम ख़त्म होने के बाद उसको बुलाता है 5 नवंबर को, और सामने वाला 8 नवंबर को कंफर्म कर देता है। हमें ये बताओ कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा। अगर देखा जाए, अच्छा ये भी कह रहा है क्वेश्चन, टाइम ऑफ सप्लाई छोड़ो, मुझे जो आपको बताना था इस क्वेश्चन में, यस गॉट इट, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। ठीक, लास्ट डेट क्या है टैक्स इनवॉइस की, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो अब तक आप लोग करते आ रहे थे इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी वर सेइंग दैट व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ सप्लाई। Ultimately the time of supply will be your 15th October where the advance amount was given. But here in this case we are not required to calculate time of supply, but we are needed to calculate the last date of issue of invoice. Now in the case of services, we know very well that after the provision of services we are needed to issue our invoice within 30 days from the date of provision of services. Here ultimately the party has confirmed that yes, the body of the truck is in as per terms of agreement, and we know very well कि जब services का केस होता है then we are needed to add 30 days in that। तो 8 नवंबर से 30 दिनों के अंदर अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो नवंबर में आपके पास बचे 22 दिन और 8 दिन बचे आपके पास दिसंबर में, तो 8 दिसंबर इज़ द डेट, हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए 8th of December। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, LP Limited obtains registration for paying taxes under section 9। he asked his tax manager। ओके, यानी ये रेगुलर टैक्स पेयर है, रेगुलर टैक्स पेयर है, कंपोजिशन स्कीम का हिसाब किताब नहीं है इसका।
अगर सेक्शन 9 के हिसाब से पे कर रहा है, अगर कंपोजिशन का टैक्स पेयर होता तो ये सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड होता, ना कि सेक्शन 9 में। ही आस्क्ड हिज टैक्स मैनेजर टू पे टैक्सेस ऑन क्वार्टरली बेसिस। उसने अपने मैनेजर से कहा कि पेमेंट करो टैक्स का क्वार्टरली बेसिस पर, जबकि एलपी लिमिटेड का टैक्स मैनेजर कहता है कि उसको मंथली बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। आपसे पूछा जाता है कौन सही है और कौन गलत। भाई उसका टैक्स मैनेजर बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जब हम टैक्स पेमेंट की बात करते हैं, एंड इफ इट इज़ अ केस ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉट द केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, देन द टैक्स पेयर इज नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स इन ईच एंड एवरी मंथ। Quarterly tax payment is allowed only in the case of composition schemes taxpayers. जहां तक रिटर्न्स फाइल करने की बात है, यस, वो अलग अलग कैटेगरीज को बोला गया है। 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर, 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, वो सब बात की बात है। यहाँ पर हमसे रिटर्न ऑफ इनकम के रिटर्न की बात ही नहीं की जा रही। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है टैक्स पेमेंट। तो हमें एक चीज़ मालूम है, अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर है, then they are needed to make the payment of taxes on monthly basis, not on quarterly basis. Nowhere it is given. Is it clear? This is not the case of return, but this is the case of payment. हाँ, कंपोजिशन स्कीम में आपको 3-3 महीने का पेमेंट करना है, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ द कंपोजिशन अंडर सेक्शन 10। तो बस ये आपको याद रखना। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।